हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं CUET PG 2024 के क्वेश्चंस। ऑल्सो ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सभी 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो बातें करते हैं कम और चलते हैं वीडियो की तरफ। So the first question is according to Emile Durkheim सती is। पहला क्वेश्चन है कि जो इमाइल डरकाइम थे जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग सती को हम इनमें से किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सती सिस्टम में क्या होता है कि जब पुराने टाइम पर जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी के साथ ही उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था अपने हस्बैंड के साथ। तो दैट वाज सती सिस्टम। तो अब ऑप्शंस क्या है आपके पास? एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ऑनर किलिंग, सोसाइटल ऑब्लिगेशन या सोशल लूफिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या होते हैं? हमें टाइप्स ऑफ सुसाइड जो इमाइल डरकाइम ने दिए थे वो मैंने उसका एक लेक्चर बना रखा है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली समझते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या होता है। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों को बेनिफिट करने के लिए जब कोई पर्सन जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करता है या फिर किसी सोशल नॉर्म को, किसी कस्टम को फॉलो करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशल ऑर्डर, कि सोसाइटी में वो ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए अपने आप को दांव पर लगा देता है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, तो उसे हम कहेंगे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो सती सिस्टम में भी यही सीन है। सती सिस्टम में भी यही होता है कि कोई जो वुमेन होती है वो सोसाइटी में, क्योंकि ये चीज़ फॉलो करी जाती है, कस्टम फॉलो किया जाता है, इसीलिए जो लेडी है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NHRC स्टैंड्स फॉर। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? नेशनल हार्मनी एंड रेट्रीब्यूशन कमिटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन रीजनरेशन कंसोर्टियम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और ये बनी थी 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बननी चाहिए जो कि ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number third, that is fundamental duties were added to the constitution of India based on the recommendation of dash committee। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड करी गई हैं किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? ऑप्शंस क्या है आपके पास? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी, संथनम कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये कमेटी जो आई है ये आई है 1976 में। इन्होंने ये जो अमेंडमेंट है ये रिकमेंड किया और 42nd अमेंडमेंट में ये फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट करता है? एंड ऑप्शंस क्या है? द वोटर्स ऑफ इंडिया, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों ही हाउसेस, पार्लियामेंट के जो दोनों ही हाउसेस हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा, वो दोनों ही मिलकर जो है वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। वैसे ही वोटिंग के थ्रू ही होता है, जैसे सीक्रेट बैलेट, जैसे कि अभी जो वोटर्स जैसे हम लोग वोट करते हैं सेम वही क्राइटेरिया रहता है। बट यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनके मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास दो लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 के अंदर कुछ आइटम्स हैं, लिस्ट 2 के अंदर कुछ आइटम्स हैं। हमें लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन से एविडेंस एडमिट किए जाएंगे, कौन से एविडेंस नहीं किए जाएंगे, उस बारे में इसमें बात है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ए का सेकंड, इंडियन एविडेंस में हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हेयर से एविडेंट क्या होते हैं? जो आपने किसी और के थ्रू सुनी है बात और फिर आप गवाही दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इस पर्सन ने इस पर्सन का मर्डर किया, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया? हेयर से एविडेंस हो गया, जहां पर आपने डायरेक्टली आप उसके विटनेस नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? किसी की कही हुई बात को आप दोहरा रहे हैं, ठीक है।
तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हियरसे एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाता। तो ए का जो है आपका सेकंड हो जाएगा। सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी के अंदर कन्फेशन की बात करते हैं हम, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें हम मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो कन्फेशन लिया जाता है उसे ही एडमिट करते हैं, बाकी पुलिस पर्सनल द्वारा दिए गए कन्फेशन को हम लोग एडमिट नहीं करते हैं। सी इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, दैट इज सी का फोर्थ। एंड लास्ट वन इज इंडियन पीनल कोड। इसको हमने पैरोल से रिलेट किया क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है कि इंडियन पीनल कोड में हम पनिशमेंट, उस पर्सन ने अगर अपनी कुछ बिता ली है तो उसके बाद उसको पैरोल मिलता है, तो आई गेस इससे उसको रिलेट किया गया है। अदरवाइज पैरोल को इंडियन पीनल कोड में तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट विल बी करेक्ट, ए का सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज द फंडामेंटल राइट्स अंडर डैश कैटेगरीज। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को कितनी कैटेगरीज में बांटता है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? 6, 5, 7, 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे इन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। लेकिन जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो टोटल 6 है, जो जिसमें आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि पार्ट 3 में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट हैज बीन रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टाइम टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है अमेंडमेंट होते रहते हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, लेकिन आप क्या है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर किस राइट को रिमूव कर दिया गया? तो बेसिकली पहले हमारे ना 7 राइट्स थे, जिसमें से एक राइट को जो रिमूव कर दिया गया। अब वो कौन सा राइट है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट के बाद जो कि 1978 में हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, बट इसको क्या है लीगल राइट बना दिया गया। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है अभी का लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The principle of dash is the essence of democracy and accordingly a basic feature of the constitution। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का एसेंस है, मतलब बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वालिटी। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सन को इक्वली सारे राइट्स देता है, सारे प्रोविजंस देता है, इंस्पाइट आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका कलर क्या है, आपका रेस क्या है, क्रीड, सेक्स क्या है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल देखता है और एक डेमोक्रेसी में अगर आप रह रहे हैं तो इक्वालिटी जो है एक इंपॉर्टेंट एसेंस है डेमोक्रेसी का, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, इज ए एज ए, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? यूनाइटेड स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज, कोऑपरेशन फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया यानी कि भारत को कैसे डिफाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इट इज इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि भारत इंडिया जो है इसमें अलग अलग स्टेट्स और हर एक स्टेट का अपने कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ना, कहीं कहीं आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी, बट कंबाइंडली सभी क्या है एक है। जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ और जो प्रोविजंस की बात करती हूँ, तो वो हम स्टेट्स को अलग अलग काउंट नहीं करके हम क्या करते हैं इंडिया के अंदर उन सबको एक मानते हैं। तो दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Next question is the term dash refers to the killing of a number of people continuously over a period of span। कि अगर किसी पर्सन को, नंबर ऑफ पीपल्स को हम एक स्पैन ऑफ पीरियड में मारते हैं, किल करते हैं, तो उसको हम क्या टर्म देंगे? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑफेंडर, सीरियल मर्डर, कॉन्विक्ट्स या मास मर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड है, दैट इज सीरियल मर्डर। आपको कंफ्यूजन हो सकता है सीरियल मर्डर और मास मर्डर में। देखो मास मर्डर क्या होता है, एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एक बहुत सारे लोगों को जब मार दिया जाता है, दैट इज मास मर्डर।
सीरियल मर्डर क्या होता है कि अनलॉफुल किलिंग ऑफ पर्सन, सेम पर्सन होना चाहिए, एक ही पर्सन द्वारा कम से कम 2 लोगों का डेथ वो अगर पर्सन करता है तो, या फिर अलग अलग इंसिडेंट्स में वही सेम पर्सन लोगों की डेथ करता है, तो ये क्या हो गया, सीरियल मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल एंटी सोशल एंड नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ मल्टीपल विक्टिम्स ड्यूरिंग अ सिंगल एपिसोड। एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों का अनलॉफुल किलिंग, उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही इसको समझा कर आई हूँ। ऑप्शंस क्या है आपके पास? मास मर्डर, सीरियल मर्डर, होमिसाइड या असॉल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज मास मर्डर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। मल्टीपल विक्टिम्स आर किल्ड एट सेम टाइम्स एंड प्लेस, एक ही जगह पर एक ही प्लेस पर जब एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे विक्टिम्स जो है मार दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मास मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड विद रिगार्ड टू रेप। जब हम रेप के बारे में पढ़ते हैं तो इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम सिंस द अर्लीस्ट रिटन लीगल कोड। बहुत पहले से ही रेप को एज अ क्राइम माना गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? रेप इज defined as unlawful sexual intercourse by force or without legal or factual consent। रेप को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फोर्सफुली जो किया गया है, विदाउट लीगल या फिर विदाउट फैक्चुअल कंसेंट के। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रेप कैन अकर अमंग स्ट्रेंजर्स, डेटिंग पार्टनर्स, मैरिटल पार्टनर्स, हेटरोसेक्सुअल, पीपल ऑफ सेम सेक्स, यंग एंड ओल्ड, एंड विद ईदर मैन और वुमेन एज विक्टिम। रेप जो है किसी भी पर्सन के साथ क्या हो सकता है? स्ट्रेंजर्स के साथ हो सकता है, डेटिंग पार्टनर्स के साथ हो सकता है, मैरिटल पार्टनर के साथ हो सकता है, यंग पर्सन के साथ हो सकता है, ओल्ड पर्सन के साथ हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट रेप में इन्वॉल्व एनल, ओरल, वेजाइनल, पेनाइल इंटरकोर्स और इवन असॉल्ट यूजिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। इनमें से ये जो तरीके हैं, इनमें से किसी भी तरीके से जो है रेप को कमिट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट ए बी सी डी, ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं ये सभी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है दो लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें दे रखी हैं, लिस्ट 2 के अंदर हमें दे रखे हैं उससे डेफिनेशंस। तो फर्स्ट वन इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी का पीछा करते हैं ना, इट इज अ पैटर्न ऑफ हैरेसिंग और थ्रेटनिंग टेक्निक्स used by a perpetrator that is both unwanted and cause fear or safety concern in the victim। जहाँ पर क्या है, हम जो इंडिविजुअल है वो किसी पर्सन को हरेस करने के लिए, थ्रेटनिंग पर्पस से उस पर्सन को डराने के लिए, धमकाने के लिए उसका पीछा कर रहा है, दैट इज स्टॉकिंग। तो ए का हो जाएगा फोर्थ। बी इज हैकिंग। हैकिंग क्या है आपका? द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क or data source that does not have expressed consent from the system owner और ऑपरेटर। सिस्टम ओनर या ऑपरेटर के बिना कंसेंट के अगर कोई पर्सन जो है उस कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक्सेस लेने की कोशिश करता है, डेटा चुराने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हैकिंग। सो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम तो बहुत कॉमन टर्म है, तो साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्ट दैट इज कमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर दैट अकर्स ओवर द इंटरनेट। कोई भी क्रिमिनल एक्ट आप कंप्यूटर का यूज करके कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो वो साइबर क्राइम के अंदर आएगा। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज साइबर पोर्नोग्राफी। तो इट इज क्या? प्रमोशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफी यूजिंग द कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से अगर आप पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और प्रमोट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? साइबर पोर्नोग्राफी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ। किस लिए पॉक्सो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, child participation in co-curricular activities, promoting feeling of nationalism among children, या curbing religious harmony among children। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। सेक्सुअल असॉल्ट, हैरासमेंट और पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को पॉक्सो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेडिकल एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। किस सेक्शन के अंडर हम बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं पॉक्सो एक्ट के अंडर? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सेक्शन 19, सेक्शन 27, सेक्शन 33, सेक्शन 19 क्लॉज 6। सो इसका ऑप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 27, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर कोई बच्चा है जो कि एज अ विक्टिम रजिस्टर हुआ है पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो उसको मेडिकल चेकअप देना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ जो केस है, केस अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ या कंप्लेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं भी हुआ है, तब भी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बात क्या है कि अगर जो विक्टिम है वो एक गर्ल चाइल्ड है, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो एक वुमेन डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट इज कि अगर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो उस बच्चे के पेरेंट्स की प्रेजेंस में उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर पेरेंट्स नहीं है तो जिस पर भी बच्चा बहुत ट्रस्ट करता है उसके प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि किसी भी रीजन से बच्चे के पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उस केस में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है एक ऐसे वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है अपनी मर्जी से, जिसके प्रेजेंस में उस मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एसे ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट? बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एसे ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट के ऑथर कौन है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सीजर बेकेरिया, सदरलैंड, ऑस्कर न्यूमैन, रिचर्ड टेलर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सीजर बेकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the administrative authority controlling the child welfare committee as per the JJ Act? JJ Act के अंदर हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने JJ Act नहीं पढ़ा है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं पढ़ा है तो 5 मिनट शॉर्ट्स के अंदर मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको आई बटन में इसका लिंक मिल सकता है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शंस क्या है आपके पास कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कंट्रोल करने की, जो कि JJ एक्ट के अंडर बनी है, तो उसके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जुडिशियल कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब इसका जो है ऑप्शंस जो है दो दो मतलब 3 या 4 ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शंस का क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर कमेटी एंड जुडिशियल कमेटी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जुडिशियल कमेटी, ये सभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the death occurs due to failure of vital brain centers resulting in insensibility, it is called। जब किसी पर्सन का जो ब्रेन के जो वाइटल सेंटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, उनमें इनसेंसिबिलिटी आ जाती है और उसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? डेथ अकर ड्यू टू एस्फाइसिया, डेथ अकर ड्यू टू सिनकॉप, डेथ अकर ड्यू टू कोमा, डेथ अकर ड्यू टू शॉक। अब ये सारे टर्म्स से आप फेमिलियर्स हैं एक्सेप्ट सिनकॉप। क्या होता है सिनकॉप? जो होता है बेहोशी की वजह से अगर किसी की पर्सन की डेथ हो जाती है, दैट इज सिनकोप। सिनकोप जो टर्म है उसका मतलब होता है टेम्पररी फेंट जब आप हो जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, दैट इज डेथ अकर ड्यू टू कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डेथ टेक्स प्लेस ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, इट इज कॉल्ड। जब रेस्पिरेटरी लंग्स फंक्शन ऑफ द लंग्स मतलब जब सांस लेने के जो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, उसकी वजह से पर्सन सांस नहीं ले रहा और इसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? और ऑप्शंस क्या है आपके पास? डेथ अकर ड्यू टू हीट स्ट्रोक, डेथ अकर ड्यू टू कॉमा, डेथ अकर ड्यू टू एस्फाइसिया, डेथ अकर ड्यू टू पॉइजनस ड्रग्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज डेथ अकर ड्यू टू एस्फाइसिया, जिसे हम सफोकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपके पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम्स आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आपके कुछ टर्म्स दे रखे हैं जैसे कि है, फर्स्ट वन इज एनॉक्सिक एनोक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिक एनोक्सिया क्या होता है? जब एयर पैसेज में आपके कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एनॉक्सिक एनोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनीमिक एनोक्सिया। एनीमिक एनोक्सिया क्या होता है? जहां पर जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये कब कंडीशन होती है? जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरेट या नाइट्रेट की पॉइजनिंग की है ना,
अगर किसी पर्सन ने ऐसा पॉइजन पी लिया है जिसमें ये कंपोनेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरेट या नाइट्रेट पॉइजनिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में जैसे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, पर्सन क्या है, उसको सफोकेशन होने लग जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एनोमिक एनॉक्सिया होता है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया क्या होता है, जब अगर किसी पर्सन ने एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग करी है ना, ऐसा कोई पॉइजन लिया है जिसमें साइनाइड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और इसकी वजह से उस पर्सन को हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेग्नेंट एनॉक्सिया। स्टेग्नेंट एनॉक्सिया क्या होता है, इट इज ड्यू टू इनएफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रोमैटिक शॉक। अगर किसी पर्सन को ट्रोमैटिक शॉक हो गया है और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो इनएफिशिएंट हो रहा है, तो इट इज स्टेग्नेंट। स्टेग्नेंट मतलब रुका हुआ ना, तो स्टेग्नेंट एनॉक्सिया हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन हु आर हैबिचुअली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल और होम आर कॉल्ड। ऐसे बच्चे जो कि रेगुलरली है ना, रेगुलरली स्कूल या घरों से एब्सेंट रहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, ट्रूआंट, वेग्रेंट, थ्रो अवे चिल्ड्रन या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ट्रूआंट। ये वाले क्वेश्चन जो है आपको यूजीसी नेट में भी काफी बार रिपीट पे दिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं वो किस कंट्री से या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके अलावा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यहाँ से भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बैलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इनमें से कौन सा जो रिट है वो पर्सनल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है ना? अगर आपके पर्सनल फ्रीडम पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपके पर्सनल फ्रीडम पर आपको पर्सनल फ्रीडम जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो इनमें से कौन सा रिट जो है एसेंशियल रहेगा आपके फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं? तो ऑप्शंस क्या आपके पास, क्यू वारंटो, मैंडेमस, सेरिटोरियरी, हिबिस कॉर्पस। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज हिबिस कॉर्पस। हिबिस कॉर्पस को हम बल्वर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अगर किसी पुलिस पर्सनल ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किसी दूसरे पर्सन को क्या है इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो वहां पर उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हिबिस कॉर्पस जो है अब लगा सकते हैं इधर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो हिबिस कॉर्पस है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, यू शुड हैव द बॉडी। तो आपको उसको या तो प्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर आपको उसका जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने ऐसा उस पर्सन को इलीगली डिटेन क्यों किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन कस्टोडियल डेथ। इनमें से कौन सा जो केस है वो लैंडमार्क जजमेंट है कस्टोडियल डेथ के ऊपर? इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको आई बटन से जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। ऑप्शंस क्या आपके पास, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एनएस जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा, सुशील शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स विजिटेड इंडिया इन 1950s टू स्टडी इंडियन प्रेजेंट। इंडियन प्रेजेंट को स्टडी करने के लिए इनमें से किन एक्सपर्ट को जो है इंडिया बुलाया गया था? ऑप्शंस क्या है आपके पास, आर डी कोनुपका, जेम्स वाल्टर, वाल्टर सी रेकलेस, एम जी रॉस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज वाल्टर सी रेकलेस, जो कि क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर हैं एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रोफेसर हैं एट द स्कूल ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने ही काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडियन प्रेजेंट के बारे में रिकमेंड करी थी, जैसे कि ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए और प्रोबेशन के बारे में बात करी, आफ्टर केयर के बारे में बात करी, रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करी, जेल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो इनमें से किसके अंडर आएंगे? ऑप्शंस क्या है आपके पास, नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Next question is right to freedom as under Article 19 is automatically suspended when a proclamation of emergency is made under which of the following ground? right to freedom जो आपको आर्टिकल नंबर 19 में मिलता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इन केसेस में। ऑप्शंस क्या आपके पास, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस,
आर्म्ड रेबिलियन या लॉस ऑफ इलेक्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कंपोनेंट्स ऑफ अ क्राइम आर मेंस्ट्रिया एंड डैश। अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया तो हम उसके दोनों कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला तो आपका हो गया मेंस्ट्रिया, दैट इज गिल्टी माइंड, और सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है? एक्टस रियस, एक्टस मीनिटो फॉक्टस, कॉर्पस डेलिक्टाई या एक्टस क्यूरी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एक्टस रियस। Next question, the analysis of a crime or a series of crime to gain insight about the offense and the offender is called। जब भी किसी क्राइम का एनालिसिस करते हैं, सीरीज ऑफ क्राइम का एनालिसिस करते हैं ताकि ऑफेंस या ऑफेंडर के बारे में हमें कुछ चीजें समझ में आए, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिमिनल ट्रेंड एनालिसिस, क्राइम एनालिसिस, विक्टिम एनालिसिस, ओनली फॉरेंसिक एनालिसिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज क्राइम एनालिसिस। ये क्या होता है कि सिस्टमैटिक वे होता है ऑफ स्टडिंग क्राइम पैटर्न, क्राइम ट्रेंड को समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्राइम एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं, क्राइम को प्रिवेंट भी कर सकते हैं इफ वी आर एबल टू फाइंड अ पैटर्न और ट्रेंड, या फिर हमें क्रिमिनल्स के बारे में कोई हिंट मिल जाता है कि अगर वो कुछ सेम तरीके की कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उससे क्या है, जो केसेस है उसको सॉल्व करने में हम आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्ला पोइना सिउ लिगे। ये जो है ये टर्म थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आई गेस प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका जो एग्जैक्ट है मैं ऑप्शन से जब बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ऑप्शंस क्या है आपके पास? देयर इज नो पनिशमेंट विदाउट क्राइम, देयर इज नो क्राइम विदाउट पनिशमेंट, देयर इज नो क्राइम विदाउट लॉ, देयर इज नो लॉ विदाउट क्राइम एंड पनिशमेंट। ऑप्शंस ये हैं आपके। करेक्ट ऑप्शन क्या है? देयर इज नो क्राइम विदाउट लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, देयर इज नो क्राइम विदाउट लॉ। अब जो ये टर्म है वो होगा करेक्ट नल्ला पोइना सैने लिगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस। फादर ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस किन्हें कहा गया है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सर हेनरी फ्रांसिस, सीजर बेकेरिया, सर फ्रांसिस गैल्टन या आर्थर कॉनन डॉयल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सर फ्रांसिस गैल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनलॉफुल होमिसाइड इंक्लूड। अनलॉफुल होमिसाइड में क्या क्या चीजें आ जाती है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड ऑप्शन बी इज मर्डर, सी इज यूथनेशिया, डी इज सुसाइडल आइडिएशन। आपको दो दो के क्लब में आपको आंसर्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनमें से चूज करना है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ए एंड बी ओनली। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देखो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता क्या है? जब भी कोई इंडिविजुअल किसी मतलब इस इंटेंशन से नहीं मारता है कि भाई सामने वाले का मर्डर करना है, मगर इतना जानता है कि अगर इस पर्सन को इस तरीके से इस पार्ट पर अगर उसे मारा जाए तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है, बट उसका इंटेंशन नहीं था कि उसको मारे जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट इज मर्डर, तो ये अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is the correct sequence of the preamble in the Constitution of India। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में? यहाँ पे मैंने प्रियम्बल की फोटो भी लगा रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली। नेक्स्ट इज, The United Nations Minimum Rule for the Treatment of Prisoners is called। इसका दूसरा नाम हमें बताना है, जो यूनाइटेड नेशंस मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स है, इसका हमें दूसरा नाम बताना है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? हांगकांग कन्वेंशन, द नेल्सन मंडेला रूल्स, बीजिंग रूल्स, जिनीवा कन्वेंशन फॉर प्रिजनर ऑफ वॉर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज नेल्सन मंडेला रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 नवंबर और 10 सितंबर। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो डॉक्यूमेंट है वो अडॉप्ट किसने किया था? ऑप्शंस क्या है आपके पास? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज नोन एज अ किलिंग ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स वम्ब। बच्चे
का जो जन्म होने से पहले ही यानी उसकी मदर के वूम्ब में ही अगर बच्चे को मार दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? फिलिसाइड, इन्फेंटिसाइड, मेट्रिसाइड या फीटिसाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फीटिसाइड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक कॉलर क्राइम्स आर टिपिकली कमिटेड बाय। पिंक कॉलर क्राइम जनरली कौन करता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ट्रांसजेंडर पीपल, नोमैडिक ट्राइब्स, फीमेल्स, ऑफेंडर्स वियरिंग पिंक क्लोथ्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फीमेल्स। अब ये जो टर्म है ये दिया था डॉक्टर कैथलीन डेली ने 1980s में। जो एम्बेजलमेंट टाइप क्राइम्स होते हैं ना, जहाँ पर किसी पर्सन ने ट्रस्ट करके किसी पर्सन को पैसे दिए और फिर उसने क्या किया, धोखाधड़ी करके और वो लेके चला गया। जैसे कि आपने हेरा फेरी मूवी में देखा था, वो बिपाशा बसु जो है उनके पैसे लेती है चिट फंड के नाम पर और फिर उसके बाद वो धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। तो काइंड ऑफ दैट इज एम्बेजलमेंट। तो इस तरीके के तो जनरली क्या होता है कि हम पिंक से जो है वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली इस तरीके की जो क्राइम है, पिंक कॉलर क्राइम जो वुमेन करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही करें, बट जनरली इसे फीमेल करते हैं, इसलिए इसको पिंक कॉलर क्राइम के नाम से कह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फॉर्म अनलॉफुल असेंबली या राइट टू फ्रीडम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राइट टू फॉर्म अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द प्रोसेस where inmates adopt the norms, values and behaviors of the prison subculture to survive the stresses of life behind bars। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जहां पर जो prisoners हैं वो prison के norms, values, behavior है ना, उन सबको अडेप्ट कर लेती है ताकि जो प्रिजन के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरमेंट है, उसको ओवरकम कर पाए, है ना। ऑप्शंस क्या आपके पास? प्रिजन कस्टमाइजेशन, प्रिजन आइडिएशन, प्रिजनाइजेशन, प्रिजन एनकल्चराइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रिजनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पीआई, ये एनुअली पब्लिश होता है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? यूनाइटेड नेशंस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये जो सीपीआई की हम जो बात कर रहे हैं, क्या इंडेक्स होता है यहाँ पर कंट्रीज का जो पब्लिक सेक्टर में करप्शन का लेवल क्या है, कि किस लेवल पर वो करप्शन कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नोन एज ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, हार्बरिंग ऑफ पर्सन बाय मींस ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया कि अगर एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से किसी भी पर्सन को ट्रांसफर, रिक्रूट, हार्बर किया जाता है विद फोर्स या फिर थ्रेट का यूज करके, तो इसे हम किस ऑफेंस के अंदर रखेंगे? एंड ऑप्शन है आपके पास मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या रेप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। बेसिकली ये क्या है कि आप क्राइम सीन पर जब जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। एंड ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? केयरफुल कलेक्शन ऑफ एविडेंस, देन डिसाइडिंग द सर्च पैटर्न, देन प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग द एविडेंस, देन प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग द क्राइम सीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे क्राइम सीन को। क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बाद हम डिसाइड करेंगे अपना सर्च पैटर्न। सर्च पैटर्न के बाद हमारा एविडेंस कलेक्शन वाला प्रोसेस आएगा, केयरफुल कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एंड उसके बाद जब हम एविडेंसेस को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उसका प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी, बी, ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 is your correct answer. Next question, arrange the following evidence types in the correct order of priority for collection and preservation at a crime scene। तो ये बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ एविडेंसेस हैं। इनको जब भी आप क्राइम सीन पर जाते हैं तो पहले क्या एविडेंस को, किस तरीके के एविडेंस को कलेक्ट करना है, फिर कौन से तरीके के एविडेंस को कलेक्ट करना है, उसको हमें सीक्वेंस वाइज में अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या आपके पास? डॉक्यूमेंट्री, ट्रांजिएंट, लेटेंट एंड बायोलॉजिकल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, डी, ए, सी। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रांजिएंट एविडेंस। ट्रांजिएंट एविडेंस वो एविडेंसेस होते हैं जिनको अगर हमने टाइमली प्रिजर्व नहीं किया तो वो अपनी एविडेंशियरी जो वैल्यू है उसको लूज कर देंगे और फिर उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहेंगे।
ट्रांजिएंट वैल्यू एविडेंसेस वो होते हैं जो कि हमको प्रोटेक्ट करने होते हैं एनी हाउ, मतलब सबसे पहले अगर आप क्राइम सीन पर जाएंगे तो आपको ट्रांजिएंट एविडेंसेस जो होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड इन द रेन, बारिश हो रही है और आपको कहीं पर ब्लड का स्प्लेटर दिख रहा है या फिर आपको ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो उस टाइम पर वो जो ब्लड क्लॉट है, जो ब्लड का सैंपल है, वो वहां पर ट्रांजिएंट एविडेंस बन जाएगा कि अगर उसको टाइमली रिकवर नहीं किया गया तो वो अपनी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो लूज कर देगी। नेक्स्ट इज आपका बायोलॉजिकल एविडेंसेस। बायोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आपके ब्लड, सलाइवा, यूरिन सैंपल, ये सारी चीजें आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आती है। उसके बाद आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन से एविडेंसेस होते हैं जहां पर कागज रिलेटेड जो भी है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्री में आ जाएंगे। एंड लास्ट वन इज लेटेंट। सो लेटेंट क्या होते हैं? लेटेंट एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो उनको देखने के लिए आपको स्पेशल केमिकल वगैरह का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एविडेंसेस होते हैं इसके लिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको सब थोड़ा लास्ट में रखते हैं। तो इसीलिए जो सीक्वेंस रहेगा आपका वो रहेगा, पहले हुआ ट्रांजिएंट, फिर हो जाएगा बायोलॉजिकल, फिर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एंड देन लेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको दो लिस्ट दे रखी है और इनको आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, गांधीयन प्रिंसिपल्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट 2 के अंदर आपके क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी। अगर हम फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कुछ हमारी। तो फंडामेंटल ड्यूटी में वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली बात करता है कि जैसे जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं स्टेट के लिए, तो उसके जो रूरल एरियाज हैं, जो वीकर सेक्शंस है, आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी, उनको भी पॉलिसीज में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात है। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज chronic alcohol abuse and heavy drinking can cause acute lung injury and acute respiration disease। जो chronic alcohol abuse मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोई alcohol abuse कर रहा है, heavy drinking कर रहा है, तो उसकी वजह से acute lung injury हो सकती है, acute respiration disease हो सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है? डिजीजेज लाइक एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस इज ड्यू टू लॉन्ग टाइम हैवी अल्कोहल यूज। काफी टाइम से अगर कोई पर्सन जो है अल्कोहल यूज कर रहा है हैवी, तो उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल स्पीड्स अप द ब्रेन एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग। अल्कोहल की वजह से जो ब्रेन है हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छे से वो फंक्शन करने लग जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज अल्कोहल यूसेज में ऑल्सो रिजल्ट इन स्ट्रोक, लिवर डिजीज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अल्कोहल से स्ट्रोक, लिवर डिजीज और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने के भी चांसेस होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, बी एंड डी ओनली। ब्रेन एक्टिविटी को स्पीड अप करने में या फिर उसके स्मूथ फंक्शनिंग में अल्कोहल का कोई यूज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के फंक्शन इनमें से क्या क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक कंपनसेशन टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट ओनली फीमेल विक्टिम्स। अगर कोई फीमेल विक्टिम है जिसका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो सिर्फ उसको इकोनॉमिक कंपनसेशन देना, ये एनएचआरसी का काम है। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसकी इंक्वायरी करना एनएचआरसी का काम है। थर्ड वन इज टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स को देखना भी एनएचआरसी का काम है। एंड लास्ट वन इज एंगेज इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस का में और ह्यूमन राइट्स वायलेशन में एंगेज होना। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड डी ओनली। ठीक है, फर्स्ट वन इज कि फीमेल विक्टिम्स को नहीं सिर्फ इकोनॉमिक कंपनसेशन देता है, अगर मेल विक्टिम भी है जिसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ तो भी कंपनसेशन मिलेगा। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट।
स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन क्या है कि आप एंगेज नहीं हो रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हमको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना है। सो ए एंड डी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस है अंडर आर्टिकल 19, वो किस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्टेड किया गया है? और ऑप्शंस क्या है? सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 के अंदर हमें रिट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 के अंदर उनकी मीनिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी याद करेंगे कि कैसे याद किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज हिबिस कॉर्पस। हिबिस कॉर्पस, कॉर्पस जो है हम बॉडी से रिलेट करते हैं ना, बॉडी, तो जैसे कॉर्पस डिलिक्टाई होता है, तो कॉर्पस बेसिकली मीन्स बॉडी, तो इसका हो जाएगा टू हैव द बॉडी ऑफ। उसके बाद देता है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है? टू कमांड, जैसे हम बोलते हैं ना मे आई कम इन मैडम, तो मैडम क्या करते हैं? वो कमांड करती है, तो मैंडेमस मैडम से रिलेट कर रहा है, तो वो हो जाएगा टू कमांड। उसका बाद देता है सेरिटोरियरी, तो सेरिटोरियरी मतलब मैडम का आप सोच लो शिष्य ना, सेरिटोरियरी शिष्य से रिलेटेड कर लेते हैं। तो अगर मैडम कुछ पूछ रही है तो सेरिटोरी क्या होगा? इन्फॉर्म्ड, है ना, टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म करना है ना, टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद क्यू वारंटो, सो क्यू वारंटो क्या है? बाय व्हाट वारंट, ठीक है, वारंटो से वारंट ले लिया गया है, तो बाय व्हाट वारंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिस्ट 1 के अंदर आपको ऑफेंसेस दे रखे हैं, लिस्ट 2 के अंदर आपको दे रखे हैं सेक्शंस। लिस्ट 1 के अंदर सबसे पहले है मर्डर, मर्डर का हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 302 आईपीसी। बी इज हर्ट विद डेंजरस वेपन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 324 ऑफ आईपीसी। रेप 376 आईपीसी एंड ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन, ये हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 326 ऑफ आईपीसी। इट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको कुछ फेमस केसेस दे रखे हैं, वो किस ईयर में हुए हैं उसके बारे में बात करी गई है। ओके, सो तंदूर मर्डर केस है आपका 1995 में, एंड देन द रंगाबिल्ला केस आपका हुआ था 1978 के अंदर। देन मथुरा रेप केस जो है वो 1972 के अंदर हुआ था, एंड निर्भया गैंग रेप जो है वो आपका हुआ था 2012 में। ठीक है, सो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसके अंदर हमें फेमस पर्सन दे रखे हैं और उन्होंने किस तरीके के जो फेमस स्कैम कर रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभिषेक वर्मा, अब्दुल करीम तेलगी, सुरेश कालमंडी एंड रामलिंग राव। अभिषेक वर्मा आर्म्स डील स्कैंडल से रिलेट करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी जो है वो काउंटर फिटिंग स्टैम्प पेपर से रिलेट करते हैं। देन सुरेश कालमंडी वो करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम से रिलेट है, एंड रामलिंग राजू सत्यम स्कैम। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, एंड लिस्ट 2 के अंदर उसको हमें मैच करना है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैलवेयर, मैलवेयर जो कि एक वायरस है। इसके बाद आता है स्पैमिंग, स्पैम करना, दैट इज मेल्स स्पैम करते हैं ना, मेल्स। देन साइबर लॉ इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, एंड फिशिंग इज स्टीलिंग डेटा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेशन, पैरोल, हाफवे हाउस और फरलॉ के बारे में बात करी जा रही है। फर्स्ट वन इज प्रोबेशन। प्रोबेशन क्या होता है कि जो पर्सन है वो जेल में ना अपने सजा को काट के वो कम्युनिटी के साथ ही जो है पनिशमेंट अपनी बिताता है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट, पीरियड ऑफ सुपरविजन सर्व्ड इंस्टेड ऑफ जेल टर्म। देन आ जाता है पैरोल। पैरोल क्या होता है? रिलीज ऑफ प्रिजनर टेम्पररी फॉर स्पेशल रीजन, स्पेशल रीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को जो है छोड़ते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। देन आ जाता है हाफ वे हाउस। हाफ वे हाउस क्या होता है? कम्युनिटी करेक्शन सेंटर्स होते हैं ये। एंड फरलो क्या होता है? अनएस्कॉर्टेड टेम्पररी रिलीज होता है। तो पैरोल और फरलो आपको पता है दोनों ही सेम होती हैं चीजें, लेकिन फरलो क्या है आपका राइट, बट पैरोल जो है आपका राइट नहीं है। स्पेशल ओकेजन पे जब प्रिजनर को टेम्पररी रिलीज किया जाता है दैट इज पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एडविन एच सदरलैंड जो है इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात करी थी, ठीक है। उसके बाद सीजर लोम्ब्रोसो, ही इज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देन लॉर्ड मैकॉले जो है वो आपके इंडियन पिनल कोड
से रिलेट करते हैं। सीजर बेकेरिया जो है वो है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is a philosophical period of 18th century based on the notion of progress, reason and rationality, leading to an emphasis on human control and a decrease in religious dogma. तो ये क्या है, एक ऐसा फिलोसफिकल टाइम पीरियड था 18th सेंचुरी का जहाँ पे प्रोग्रेस, रीजन, रैशनैलिटी की बात चलने लगी। तो ह्यूमन कंट्रोल पे ज़्यादा एम्फेसिस और रिलीजियस चीज़ों पे कम चीज़ें होने लगी। तो इस पीरियड को क्या कहा जाने लगा? ऑब्जेक्टिविटी पीरियड, एनलाइटमेंट पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड या स्ट्रैटिफिकेशन पीरियड। और ऑप्शंस क्या है आपके पास? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आपको ग्रुप में ही दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जगह बी, एनलाइटमेंट पीरियड है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड है। यहाँ पर क्या है कि लोग जो हर चीज़ के लिए रीज़न जानना चाह रहे हैं, और जो रिलीजियस चीज़ें हैं जिस पर लोग पहले अंधाधुंध विश्वास कर रहे थे, वो चीज़ें जो है थोड़ी कम हो गई इन पीरियड में। Next question is, which among the following statements is or are not correct with regard to protection of women from domestic violence act of 2005? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है इन रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? इकोनॉमिक अब्यूज इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट. Sexual abuse is considered a form of domestic violence under the act. The act protects women from both physical and verbal abuse. The act does not extend to live-in relationships and only covers marital households. ना, और आपको इसमें से ऑप्शन चुनने। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डी ओनली। सिर्फ इसमें से ये वाली बात गलत है कि जो एक्ट है उसके अंदर अगर आपका लिव इन पार्टनर है, लिव इन रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, वो कवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि वुमेन का जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो उसके लिव इन पार्टनर भी कर सकता है, तो ये भी उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द टर्म यूज्ड बाय डरकाइम टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी दैट लीव्स इंडिविजुअल विदाउट स्ट्रक्चर और नॉर्म्स टू फॉलो। ठीक है, डरकाइम ने एक टर्म यूज किया था जिसने ये बताया कि मॉडर्न सोसाइटी में जब डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो एक कोई इंडिविजुअल जो है विदाउट स्ट्रक्चर और नॉर्म्स के रह जाता है। तो उसके लिए क्या टर्म है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? एनॉमी, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कैपिटल, सोशल सेग्रीगेशन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राइम इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। मेजर पब्लिकेशंस की बात करें एनसीआरबी की तो वो 3 है, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The Panchayati Raj institutions are established as per the constitutional directions of, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, किसके कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन से रिलेट करते हैं? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शुड बी। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बात कही गई है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस की बात कही गई है आर्टिकल 44 के अंदर। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को इरिस्पेक्टिव उनका रिलीजन क्या है, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना एज अ टू अ नेशनल सिविल कोड विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूनिफॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो क्या सबके अलग अलग जो है, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से जो है उनके अपने अलग लॉज हैं। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन कुछ भी हो, एक यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो सब पे लागू होनी चाहिए। जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया या सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। इन केसेस में किस तरीके से सबके ऊपर इक्वली, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपको इक्वली किस तरीके से एक सिविल नेशनल कोड जो है अप्लाई होगा। Next question. The directive principle of state of policy in the Constitution of India were borrowed from Constitution of which country? किस country से directive principle of state policy को borrow किया गया है? Options क्या है आपके पास? स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया।
करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ इन फॉरेंसिक साइंस। जब फॉरेंसिक साइंस में जब टीथ की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, फॉरेंसिक जियोलॉजी या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट। इनमें से कौन सा फिंगरप्रिंट का टाइप नहीं है? ऑप्शन है आपके पास कंपोजिट, आर्क, लूप या सर्कुलर। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज सर्कुलर। और ये नीचे जो है कुछ फोटोज हैं कि लूप कैसा दिखता है, आर्क कैसा दिखता है, वॉर्ल कैसा दिखता है। Next question is, according to JJ Act, dash implies subjecting a child by any person to physical punishment that involves the deliberate infliction of pain as a retribution for an offense or for the purpose of disciplining or reforming the child. JJ Act के according अगर कोई person किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देता है किसी ऑफेंस का बदला लेने के लिए या किसी भी तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, तो उसके लिए टर्म यूज किया गया है। उसमें ऑप्शंस क्या है आपके पास? कैपिटल पनिशमेंट, कॉन्टूर पनिशमेंट, कोर्डाइल पनिशमेंट या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट। जब भी आप फिजिकल पनिशमेंट देते हैं उसका जो दूसरा टर्म है दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। Option number 4 is the correct answer. Next question is, sexual harassment of women at workplace act was enacted in the year। जो sexual harassment of women at workplace है वो किस ईयर में लागू किया गया था? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 2011, 2012, 2013 या 2014। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2013 में से इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, उसने क्या चीज जो है प्रपोज किया? ऑप्शंस क्या है? रेजिंग ऑफ द एज ऑफ मैरिज फॉर मेल्स फ्रॉम 18 टू 26 ईयर। जो लड़का है उसकी एज को 18 से बढ़ाकर 26 कर देनी चाहिए, या फिर 18 से बढ़ाकर 20 कर देनी चाहिए, या फीमेल्स के केस में 16 से बढ़ाकर उसको 18 करनी चाहिए, या फिर 18 से बढ़ाकर उसको 21 करनी चाहिए इन केस ऑफ फीमेल्स। Correct option is option number 4, that raising the age of marriage for females from 18 to 21 years। अभी 18 एज है, उसको बढ़ा के 21 years कर देनी चाहिए। Next question is, POCSO Act of 2012 was enacted to deal with which of the following offenses। जो POCSO Act है 2012 का, वो इनमें से किस तरीके के ऑफेंसेस को डील करने के लिए बनाया गया है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? इकोनॉमिक ऑफेंसेस, डाउरी रिलेटेड क्राइम्स, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या मॉब लिंचिंग। So correct option is option number 3, that is child sexual abuse. Next question is, which among the following are the components of मिशन वत्सल्य। मिशन वत्सल्य के अंदर क्या क्या components हैं? एंड ऑप्शंस क्या है? प्रोविजन ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द जेजे एक्ट। एक जेजे एक्ट के अंदर जो भी बच्चे हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया जाएगा। रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स और जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा जो है मिशन वत्सल्य का है। तो करेक्ट आंसर इसको में से हमको चूज करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी एंड सी। मिशन दैट इज जैसे इसमें जेजे एक्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनेगा, एंड जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए रिहेबिलिटेशन केस में बात करी गई है। जो मिशन वत्सल्य है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स हैं उसके हिसाब से चलते हुए ये क्या करें, बच्चे के प्रोटेक्शन को देखते हुए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें चाइल्ड राइट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उनके एडवोकेसी पे फोकस किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस केस के रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में बात करी जाती है, और मेनली इसका जो मोटो है वो है कि लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, किसी भी तरीके के बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अंडर एमटीपी एक्ट 1971। ऑप्शंस क्या हैं? अबॉर्शन विल बी लीगल एज अ मेजर ऑफ हेल्थ वेयर देयर इज अ डेंजर टू द लाइफ और रिस्क फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमन। जब भी किसी वुमेन के फिजिकल या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, लाइफ या रिस्क आ जाता है, तो उस केस में अबॉर्शन जो है वो लीगल मान लिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में सच एज वेल प्रेगनेंसी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्स ऑफेंस और इंटरकोर्स विद ल्यूनेटिक वुमेन, ठीक है, तब उस केस में भी क्या है, एमटीपी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
एंड यूजेनिक ग्राउंड्स में व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बॉर्न वुड सफर फ्रॉम डिफॉर्मिटीज एंड डिजीज, अगर ऐसा लगता है कि अगर बच्चे का जन्म हो जाएगा और वो किसी बीमारी से ग्रसित है, और उस केस में भी एमटीपी कराया जा सकता है। एंड ऑप्शन डी इज टू अबॉर्ट अ प्रेगनेंसी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि अगर जेंडर के बेसिस पे अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं तो और उसमें फिर रीजन दे रहे हैं कि पोवर्टी की वजह से है, जो है गर्ल चाइल्ड की वजह से उसको अम, जो है अबॉर्ट कर दिया गया, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो क्या क्या जो इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज ए बी सी इज करेक्ट। ओनली जो लास्ट वाला जो है कि आप जेंडर के बेसिस पर बच्चों को अबॉर्ट कर रहे हैं, ये जो है गलत है। Next question is, which of the following is correct statement of the function of criminal law court, that is redressal of the complainant who is wronged by the criminal act of the offender, the provision of employment to all the convicts, fair and impartial trial of the accused with a view to ensuring justice in his case, maintenance of law and order in society by eliminating offenders through punishment। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है क्रिमिनल लॉ कोड से रिलेटेड है और करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट दैट इज ए इज करेक्ट, रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेनेंट हु इज रॉन्ग्ड बाय द क्रिमिनल एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, देन फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल ऑफ द अक्यूज होगा, एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग ऑफेंडर्स थ्रू पनिशमेंट के थ्रू उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस बताना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। क्राइम सीन मैनेजमेंट, डिस्कवरी ऑफ क्राइम, फर्स्ट ऑफेंडर रिस्पॉन्स और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ क्राइम होगा, ठीक है, कि क्राइम हुआ है या नहीं, है ना। तो बी सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर जाएगा वहाँ पे फर्स्ट ऑफेंडर का फर्स्ट ऑफिसर रिस्पॉन्स होगा, देन वो करेगा क्राइम सीन मैनेजमेंट, एंड उसके बाद आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइट मार्क्स, अगर किसी को हम एज अ एविडेंस ले रहे हैं तो हमें क्या हेल्प मिल सकती है इस चीज से? सलाइवा, फिंगरप्रिंट्स, टीथ मार्क्स, डीएनए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सलाइवा, अगर किसी ने बाइट मार्क किया है तो उसमें सलाइवा रह सकता है उसका, देन टीथ मार्क्स भी हमें मिल जाएंगे और डीएनए भी मिल जाएगा, सिर्फ हमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्रिमिनोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। क्रिमिनोलॉजी टर्म 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन कौन से हैं? करेक्ट ऑप्शंस क्या है? क्राइमिन एंड लोजिया। लैटिन वर्ड क्राइमिन है, एंड लोगोस जो है वो ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी आर ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा क्रिमिनोलॉजी का मेजर ब्रांच नहीं है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनलिस्टिक्स एंड जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होता है आपका? एजिंग प्रोसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, है ना, स्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस इन पीपल एज दे एज। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जा रहे हैं उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली उनके में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब स्टडी करने को हम जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। So that's it for today's video and I hope ये बहुत ही important वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए जो भी बच्चे CUET PG की तैयारी कर रहे हैं 2025 में। एंड इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए या PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।